दोस्तों नमस्कार। आजकल दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बड़ी चर्चा है कि अब इस देश के मुद्दों को लेकर बैठकें पीएमओ में नहीं, होम मिनिस्ट्री में होती है। गृह मंत्रालय की ही नजर इस देश के हर राज्य में, हर राज्य के हर मुद्दे पर, हर मुद्दे के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी पर, हर पॉलिटिकल पार्टी की हर पहल पर। लेकिन इन सब के बीच किसी भी हालत में जनता को सड़क पर नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की जनता के बीच मौजूदगी कैसी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है कि किसी भी मुद्दे को लेकर जनता सड़क पर नहीं आए। राजनीतिक दल तो सड़क पर आते रहते हैं और राजनीतिक दलों का आखिरी मिशन तो चुनाव जीतना होता है। और चुनाव जीतने की दृष्टि से इस बार तो तमाम छत्रप भी अपनी सत्ता को गंवा देंगे। तो फिर कोई मुद्दा कैसे भी रहे, हर मुद्दे को अगर डील सही तरीके से करना है तो फिर राजनीतिक दृष्टि बड़ी पैनी होनी चाहिए। इसीलिए दिल्ली के रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री का दफ्तर, वहां पर नौकरशाहों की मौजूदगी, देश के हर राज्य में पैनी नजर और इन सब के बीच राजनीतिक दलों की मशक्कत, खास तौर से महाराष्ट्र और बंगाल में। इन्हीं दोनों जगहों पर तो तुरंत चुनाव भी होने हैं और इन्हीं दोनों जगहों पर राजनीतिक दल मशक्कत करते हुए नजर भी आएंगे। तो फिर जनता से जुड़े मुद्दे अगर ये राजनीतिक दल उठाते हैं तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। यह एक ट्रेनिंग होती है, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें नौकरशाह को राजनीति के मिजाज को भी समझना होता है और उस राज्य विशेष की राजनीति को साधते हुए बीजेपी अपनी राजनीतिक सफलता अगर हासिल करती है तो उसके पीछे जनता होती है और विपक्ष अगर अपनी सत्ता गंवाता है तो उसके पीछे भी जनता ही होती है जो उसका साथ देती नहीं है। यह बड़ी कठिन परीक्षा होती है किसी भी नौकरशाह के लिए। लेकिन नौकरशाहों की यह ट्रेनिंग इस वक्त पीएमओ में नहीं, होम मिनिस्ट्री में है। इसी होम मिनिस्ट्री की घेराबंदी करने के लिए आज सुबह सुबह टीएमसी के सांसद पहुंच गए। एक दो नहीं, 8 सांसद पहुंच गए। वो हंगामा खड़ा करने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस आई और उन्हें उठाकर लेकर चली गई। इस दौर में कल कोलकाता में जो कुछ हुआ और आज कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी भी नजर आई, लेकिन यह सब पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक मशक्कत है। इसके पीछे जनता कहां खड़ी है और जनता को खड़े होने देना भी नहीं है। यह सवाल इस देश के हर मुद्दे को लेकर है और पहली बार राहुल गांधी भी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल नहीं जुड़ते, वह जुड़ते हैं इस देश में लोगों से। और आज उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया, एक्स पर लिखा, इस देश के तमाम मुद्दों को लेकर लिखा और यह साफ तौर पर लिखा कि दरअसल डबल इंजन की सरकार कैसे एक वसूली तंत्र में तब्दील हो गई है। लेकिन असल बात तो यह है, इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में इस देश को चला कौन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो कल से सोमनाथ की यात्रा पर होंगे। 1000 बरस पहले महमूद गजनबी आया था 1026 में और उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो 1000 बरस के बाद वहां पर स्वाभिमान पर्व होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सोमनाथ के मंदिर में मौजूद होंगे, कल भी और परसों भी। इस दौर में इस देश को चला वाकई कौन रहा है, क्योंकि इस दौर में जितने ज्यादा मुद्दे बड़े हुए हैं उन मुद्दों के अक्स तले अगर ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर तमाम संस्थानों का फेल होना है। इस देश के भीतर न्यायपालिका को लेकर सवाल है। इस देश के भीतर इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन निशाने पर है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, इलेक्शन कमीशन की भूमिका हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारियों की मनमाफिक मर्जी हो या फिर तमाम संस्थानों की खामोशी के बीच गृह मंत्रालय की पैनी नजर हो, सबको अगर आप परख रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जितने सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौर में उठा रहे हैं, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर तो खुल्लम खुल्ला यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दरअसल डील तो इसलिए नहीं हो रही है, यानी टैरिफ पर डील इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन नहीं किया जो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को करना था। माजरा है क्या
और इस माजरे के भीतर का सच क्या है? सच क्या सिर्फ इतना ही है? इस दौर में, मौजूदा वक्त में असल कमान गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश को देख रहे हैं और गृह मंत्री जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। उनका नजरिया बहुत साफ तौर पर होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को पनपने नहीं देना है। इसीलिए बहस यह भी चल पड़ी है, क्या 15 तारीख को जब वोटिंग होगी बीएमसी को लेकर, तो क्या शिवसेना सत्ता में लौट पाएगी जो लंबे वक्त से बीएमसी पर काबिज रही है, या फिर इस बार वह भी पलट जाएगा क्योंकि निगरानी किसी दूसरे की नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह की है। उन्हीं की बिसात है, उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं के वजीर हैं, उन्हीं के निगरानी रखने वाला इलेक्शन कमीशन है। तो फिर शिवसेना कैसे जीत सकती है? और उसके 2 महीने के बाद बंगाल में चुनाव है और बंगाल का चुनाव बहुत मायने रखता है। तो बंगाल के भीतर इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका को लेकर कल जो सवाल खड़े हुए, उन सवालों से क्या फर्क पड़ता है? जनता पीछे कहीं खड़ी हुई नहीं है। जनता जानती समझती है, तानाशाही इधर है तो तानाशाही उधर भी है। इधर मोदी है तो उधर ममता है। क्या यह सोच गृह मंत्रालय के भीतर नौकरशाही को दी जा चुकी है? आप घबराइए मत, हाथ खुला रखिए, राजनीति को समझिए। जनता उसे ही पसंद करेगी जिसके हाथ में कमान होगी, और वो कमान कुछ इस तरीके से रखिए कि वो ढीली ना पड़े। तो ममता बनर्जी के सांसद आज दिल्ली में बकायदा गृह मंत्रालय के दफ्तर तक पहुंच गए और दफ्तर में पहुंचकर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। उन्हें दिल्ली पुलिस ने उठाया, एक बस में डाला, थाने में ले गई, 2 घंटे बैठाया और फिर छोड़ दिया। क्या हुआ? जब उन्हें छोड़ा गया तो ममता ने दुख जताया और बंगाल की सड़कों पर वह खुद रैली की तर्ज पर निकल पड़ी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में समर्थन तो था उनको, लेकिन क्या जनता सड़क पर उतरी? जनता को सड़क पर उतरने नहीं देना है, यह जानते समझते हुए कि राजनीति के इस मिजाज में सब कुछ खुला हुआ है। कल जो डायरेक्टरेट है यानी ईडी जो है, उसकी प्रेस रिलीज बाद में आती है, बीजेपी की प्रेस रिलीज पहले आ जाती है। बीजेपी की कमान इस वक्त कोलकाता में जेपी नड्डा ने संभाल ली है। राजनीति के इस अखाड़े के बीच खड़े होकर एक क्षण के लिए देखिए, गृह मंत्रालय के बाहर आज टीएमसी सांसदों को किस रूप में, कैसे दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। क्या करेंगे? शेम शेम, अमित शाह हाय हाय, ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? बहुत चोरी कर रहे हैं अमित शाह। You see what is happening with Amit Shah Delhi police? You see what is happening to MPs? All our MPs have been picked up. ध्यान दीजिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या इस देश के भीतर विपक्ष का कोई भी हमला हो, इन इंस्टीट्यूशन से हटकर भी हो, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही आए और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही विपक्ष ने अपनी राजनीति में पैनापन लाया और जनता को बताने की कोशिश की कि दिल्ली तानाशाह के आधार पर चल रही है, यानी एक तानाशाही इस गवर्नेंस के भीतर आ चुका है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम विपक्ष भी ले नहीं रहा है। वह भी जान रहा है कि वाकई अमित शाह ही इस देश को चला रहे हैं और अमित शाह ही शायद आने वाले वक्त में विकल्प के तौर पर बीजेपी या सरकार के भीतर वही असल खिलाड़ी है जो उभर कर सामने आएंगे। तो जो गृह मंत्रालय के बाहर लगते हुए नारे जिसमें अमित शाह का नाम लिया जा रहा है, उसमें कोई भी यह सवाल कर सकता है, तो क्या एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट इस देश के भीतर हो रहा है? उस पॉलिटिकल शिफ्ट में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी खुद को खामोश कर चुके हैं। 2 दिन पहले वो भगवान बुद्ध पर
बता रहे थे और किस तरीके से उन्होंने उन्हें पढ़ा है यह भी जानकारी दे रहे थे। अन्य तमाम मुद्दे पर जो कि इस देश के भीतर एक लिहाज से मौजूदा मुद्दे जो इस देश की जरूरत है जनता की, उससे हटकर वो कई कार्यक्रम में शामिल हुए। उसी लकीर में वह सोमनाथ भी पहुंचेंगे कल। और शायद इसीलिए जब हम जिक्र कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का या ईडी का, तो इससे पहले जो भी हमले हुए जिस तर्ज पर हुए उसमें निशाने पर, विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। राहुल गांधी ने उसमें इस बात का जिक्र किया कि जनता पार्टी कैसे, भारतीय जनता पार्टी कैसे भ्रष्ट जनता पार्टी है। उन्होंने एक एक लकीर में एक एक मुद्दे को उठाया और इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जिंदगी लोगों की तबाह कर दी गई है इस दौर में डबल इंजन की सरकार के जरिए। सत्ता का दुरुपयोग इससे पहले कहीं नहीं था। जो अहंकार का जहर बीजेपी के भीतर भर चुका है उसने ऊपर से नीचे सबको करप्ट कर दिया है। विकास के नाम पर वसूली हो रही है। सिस्टम में गरीब, असहाय, मिडिल क्लास की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चली है। और उसके बाद उन्होंने एक एक कांड का भी जिक्र किया। वही चीजें जिस पर इंतजार लोग कर रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। मसलन बीजेपी के ही एक वीवीआईपी नेता का जिक्र बार बार अंकिता केस में हो रहा है। लेकिन अंकिता कांड को लेकर पहली बार उत्तराखंड में जनता सामने आ गई है, जो बेचैनी पैदा किए हुए है गृह मंत्रालय के भीतर भी। क्योंकि इससे पहले वो अरावली का मुद्दा हो, वह उन्नाव कांड हो, वह इंदौर में जहरीला पानी पीने की घटना हो, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में काला पानी या कहीं दूषित सप्लाई जो हो रही थी, राजस्थान के भीतर अरावली को लेकर जो सवाल उठे थे, या फिर याद कीजिए सिरप पीने से, खांसी का सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी, सरकारी अस्पतालों का जो आलम था। तमाम जगहों पर कुछ कोई भी मुद्दा ले लीजिए, हर मुद्दे के साथ इस देश में प्रधानमंत्री को जोड़ा गया। पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करते हुए निकल कर आई, जनता नहीं आई। जनता नहीं आए इसकी व्यवस्था करनी है। मौजूदा वक्त में नौकरशाही को, जिले के कलेक्टर को, राज्य के मुख्यमंत्री को, हर राज्य के गृह मंत्री को, यह एक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से हटकर पहली बार देखिए कि राहुल गांधी भी एक बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है जब वो उनके निशाने पर कोई नेता, कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस के भीतर कामकाज के तौर तरीके में इस देश के भीतर के मुद्दे हैं। अगर आप परिस्थितियों को थोड़ा सा पलटना शुरू करेंगे, हमें लगता है पहले आप देख लीजिए जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने किसी नेता का नाम नहीं लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र नहीं किया, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र नहीं किया। सिर्फ मुद्दों के आसरे उन्होंने एक लंबी फेहरिस्त लिख डाली और लिखते लिखते आखिर में उन्होंने बताया कि दरअसल यह डबल इंजन जो है अरबपतियों के लिए है। विकास नहीं, तबाही की रफ्तार बढ़ी है। हर दिन हर किसी की जिंदगी को कुचला जा रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच कैसे बीजेपी ने इस देश में एक भ्रष्ट जनता पार्टी को बना दिया है। जवाब देगा कौन? भारतीय जनता पार्टी के भीतर से कोई दूसरा शख्स जवाब दे सकता है क्या? नहीं देगा। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जब तक नहीं आएगा जवाब नहीं मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह पर भी वो सीधा हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री इस देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के चेहरा नहीं है। तो फिर लंबी चौड़ी परिस्थितियों को रखने का मतलब क्या है? ठीक उसी तरीके से इस वक्त गृह मंत्री अगर तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर हैं और तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री से कह रही है कि अपने गृह मंत्री को आप कंट्रोल में रखिए। ममता बनर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर निकली, घूम रही थी, लेकिन एक क्षण के लिए कुछ पन्नों को पलट लीजिए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए, इस देश के भीतर क्या यह एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट होने की परिस्थिति इस देश के भीतर पनप रही है या धीरे धीरे बन तो नहीं रही है, जहां पर अमित शाह कमान संभाले हुए हैं। क्योंकि नोटबंदी से जब आप अपने सफर को शुरू करेंगे
तो नोटबंदी को लेकर निशाने पर प्रधानमंत्री थे। जीएसटी में गब्बर सिंह टैक्स जो बताया गया था, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। पुलवामा की घटना को लेकर याद कीजिए तो उस दौर में चौकीदार चोर है का नारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी ने दिया था। कॉरपोरेट को राहत हो, टैक्स की माफी हो, चुनिंदा करीबी कॉरपोरेट के साथ नेक्सस हो, दोस्ती का जिक्र हो, अडानी अंबानी का जिक्र हो, प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा थे। जिस दौर में प्राइवेटाइजेशन हो, मोनेटाइजेशन हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, इस देश की संपत्ति बेचने का सवाल था, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे। एमएसएमई का ढहना हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जाना हो, बेरोजगारी का बढ़ना हो, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी रहे। इस देश के भीतर किसानों को लेकर 3 काले कानून जो लेकर लाया गया, माफी प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर मांगी और कानून वापस लिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में निशाने और निगाहों में प्रधानमंत्री मोदी ही थे। सब कुछ सौंपा जा रहा था, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ऑयल हो, हर चीज सौंपी जा रही है प्राइवेट सेक्टर को। निशाने पर कौन था? प्रधानमंत्री मोदी थे। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर आगे बढ़ेंगे तो जिस वक्त ईडी, आईटी, सीबीआई का जिक्र हुआ तब भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी आए। इलेक्शन कमीशन का जिक्र हुआ तो जिक्र ज्ञानेश कुमार या उससे पहले राजीव कुमार, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी का ही जिक्र होता है। इस पूरी प्रक्रिया में संविधान मुद्दा बना या फिर कास्ट सेंसस, और इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर जो सवाल उन्हें हाशिए पर ढकेलने का निकल कर आया कि गवर्नमेंट के भीतर उनकी भागीदारी नहीं है, तो कौन था निशाने पर? प्रधानमंत्री मोदी थे। और इस पूरी प्रक्रिया में इस देश के भीतर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुए फैसलों को भी झांक कर देखिए तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी थे, और प्रधानमंत्री मोदी से ही तमाम मुद्दे जुड़े। वो मुद्दा राफेल का हो सकता है, वो मुद्दा पेगासस का हो सकता है, वो शेयर मार्केट और सेबी का मुद्दा हो सकता है, वो मुद्दा अपने तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो सकता है। हर मुद्दे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जुड़ा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में राहुल गांधी अगर अब सामाजिक तौर पर जनता के बीच उन मुद्दों को उठा रहे हैं तो एक मैसेज साफ है। वह भी समझ गए कि दरअसल अब पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में चीजें कुछ बच नहीं रही है। राजनीतिक तौर पर आपकी पहल तभी होती है जब चुनाव सही हो रहा हो, और चुनाव ही अगर गड़बड़ हो चुका है और आप जीतेंगे नहीं तो फिर आप कौन सी पॉलिटिकल मशक्कत करेंगे। तो एक व्यापक शिफ्ट नजर आता है कि अब जनता ही सामने निकल कर आए, इसीलिए उन्होंने पहले जनजी तक का जिक्र किया। यानी राजनीतिक मशक्कत आप इस दौर में कर नहीं सकते हैं। और इसकी दूसरी परिस्थिति, अब छत्रपों के सामने संकट है। 16 तारीख को पता चल जाएगा शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी। अप्रैल आते आते ममता बनर्जी की राजनीति कहां जाएगी कोई नहीं जानता। चुनाव परिणामों से पता चलेगा, क्योंकि जिस तर्ज पर जिस राजनीति को समेटे हुए मौजूदा वक्त में दिल्ली की राजनीति हर संस्थान के आश्रय सत्ता पर काबिज होने के लिए बेताब है। और अगर गृह मंत्रालय के भीतर की धड़कनों को आप सुन रहे हैं तो समझ जाइए, बहुत साफ है, हर राज्य में जीत चाहिए। अब कोई समझौता किसी से नहीं होगा, और समझौता नहीं होने का मतलब है कि आप निकल जाइए और जीत हासिल कीजिए। यह एक अश्वमेघ के घोड़े की तर्ज पर है चीजें कि हमें हर जीत चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ होता है, दोनों के कामकाज के तौर तरीकों में अब आपको अंतर समझ में आने लगा होगा। लेकिन एक सामने कोई तो चाहिए जिससे आप लड़ते हुए दिखाई दें और फिर उसके बाद आप फौज खड़ा कर सकें। तो टीएमसी के निशाने पर गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री को निशाने पर लेकर बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी है, क्योंकि भीड़ तो तभी आएगी जब सामने पता चलेगा दुश्मन है कौन। दुश्मन ही नहीं होगी तो फौज कैसे खड़ी होगी, और फौज का मतलब इस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ही होने चाहिए, जनता नहीं निकल कर आनी चाहिए। यह मैसेज बहुत साफ तौर पर है। इसीलिए जेपी नड्डा इस वक्त कोलकाता में है। बीजेपी अपने लिहाज से पहल कर रही है, वहां के राज्यपाल भी अपने तौर पर अपनी पहल कर रहे हैं। उसको आप राजनीति से जोड़िए या ना जोड़िए, यह बड़ा मैसेज है क्या। लेकिन एक तस्वीर पहले देख लीजिए, ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों पर।
कोलकाता की सड़कों पर तो यूं भी ममता बनर्जी जब निकलती है तो इसी तर्ज पर निकलती है। सवाल यह नहीं है कि इसका असर चुनाव में क्या होगा, सवाल यह है क्या वाकई चुनाव के रिजल्ट दिल्ली में तय किए जा चुके हैं और उससे ममता बनर्जी कैसे लड़ेगी, उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में कैसे लड़ेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार विपक्ष के उन नेताओं को भी अब बीजेपी अपने में समाहित करने में लग गई है जो नगर निगम का चुनाव भी जीत सकते हैं या जीत सकते थे, वह भी शरीक हो रहे हैं। यानी बात इलेक्शन कमीशन के नजरिए से देखिए तो ईवीएम से शुरू हुई थी, जो एसआईआर यानी वोटर लिस्ट पर आई, और उसके बाद नई परिस्थिति इस देश के भीतर जो चुनाव लड़ते हैं उनको ही समेटने की है। यह अंतर अपने तौर पर बताता है कि यह एक व्यापक तरीके से भारत की राजनीति को बिल्कुल नई इबारत पर लिखने की कोशिश इस दौर में हो रही है और विपक्ष इस बात को समझ भी रहा है, लेकिन उसके अपने विजन में वह खुद इस पूरी प्रक्रिया से कैसे हट जाए और हटने के बाद अगर वो जनता के साथ खड़ा हो जाए तो उसको अपना जीवन भी जनता सरीखा ही बनाना होगा, तभी वो नैतिक बल उसको मिलेगा और जनता के साथ उसकी भागीदारी होगी। यहां पर वो फेल हो जाते हैं नेता, क्योंकि उनका अपना जीवन जनता के जीवन से हटकर है। हालांकि यह परिस्थिति बीजेपी के साथ भी है, लेकिन यह परिस्थिति में बीजेपी और दिल्ली की सत्ता संभाले हुए या देश की सत्ता जहां पर जिस रायसीना हिल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां की राजनीतिक सोच बीजेपी की पारंपरिक सोच से हटकर है। तो पहला सवाल शायद यही सबसे बड़ा है। देश के भीतर उफनते हुए मुद्दे, देश के भीतर राजनीतिक सत्ता संभाले हुए मोदी शाह की जोड़ी और इस देश के भीतर के गवर्नेंस को लेकर उठने वाले सवाल, इसका जवाब या इन सवालों की घेराबंदी को अगर शिफ्ट कर दिया जाए और एक झटके में जो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती है और खुले तौर पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है, तो मैसेज बहुत साफ है कि आपने गोल पोस्ट को ही एक झटके में बदल दिया है। अब आप गोल करेंगे तो कहां करेंगे, और जब गोल करेंगे तो उसको कोई परिणाम नहीं गिना जाएगा, यानी वो गोल माना ही नहीं जाएगा। क्या यह एक ऐसा शिफ्ट है जिसमें वाकई राजनीतिक संकट की परिस्थिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा सरकार के सामने या सत्ता के सामने या चेहरे के सामने थी, तो गोलपोस्ट शिफ्ट किया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, हो सकता नहीं है, यह है। और दूसरी परिस्थिति इसके आगे की है। क्या इस दौर में वाकई विपक्ष अब इस बात को जान चुका है, एक आखिरी लड़ाई इस देश के छत्रप लड़ रहे हैं। छत्रप इसलिए क्योंकि कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय तौर पर अपनी राजनीति को अपनी विचारधारा से जोड़कर परोसती रहेगी, लेकिन छत्रपों के सामने अपना वोट बैंक होता है, अपने कार्यकर्ता होते हैं, और उस वोट बैंक और कार्यकर्ता के बीच हर राज्य के भीतर की राजनीति में वो जाति समीकरण हो, वो अलग अलग मुद्दे हों, या उसका अपना राजनीति साधने का तरीका हो, वो मायने रखता है। अगर उसको ही खत्म कर दिया जाए तो उसके बाद देश की राजनीति बिल्कुल एक समतल मैदान की तर्ज पर नजर आएगी, जिसमें एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है। तो क्या यह छत्रपों को लेकर एक आखिरी लड़ाई है, जिस आखिरी लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर ममता बनर्जी है और छोटे मोटे कैमरों पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो भटक रही है और बता रही है कि देखिए मुंबई का मतलब होता क्या था, कैसे गुजरात से मुंबई को छीना गया, उस वक्त कौन सा आंदोलन कैसे चल रहा था और बाला साहब ठाकरे ने कैसे संघर्ष किया था। बात इससे बनती नहीं है। तो शायद इसीलिए इस वक्त देश के सामने दो ही बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि अगर 11 वर्ष के बाद भारत की राजनीति में एक घरेलू और एक विदेशी दोनों परिस्थितियों में एक उबाल है, तो वो चेहरा गायब है जिस चेहरे के इर्द गिर्द पूरी राजनीति बीते 11 वर्षों से चली है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा गायब है। दूसरी तरफ जो गृहमंत्री अमित शाह की एंट्री है या फिर गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, वह भी बिल्कुल नए स्टाइल में रखे जा रहे हैं। तो इसीलिए सामाजिक तौर पर राजनीतिक हार क्या विपक्ष की राजनीति की यह है, या फिर एक बड़ी राजनीतिक परिस्थितियां जो जनता के बीच से कल निकल कर आ सकती है, इसका अंदेशा मौजूदा वक्त में क्या सरकार को भी है?
शायद इसीलिए जनता की भागीदारी ना हो, इसको लेकर अलग अलग तरीके से निचले स्तर तक पर, जैसे कहते हैं पंचायत स्तर पर, यानी 4 स्तरीय डेमोक्रेसी का जो रूप है, वैसे ही गवर्नेंस के तौर तरीकों में आइएगा तो आखिरी पायदान पर आपको पंचायत और बीडीओ नजर आएगा। वहां तक यह मैसेज दिया जा चुका है, जनता नहीं आनी चाहिए। और यह कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसने मौजूदा वक्त में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है वो यही है, क्या इस देश के भीतर जो स्वायत्त संस्थान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए है, जो डेमोक्रेसी को संभालने के लिए है, जो इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं और इन सब के ऊपर जो मंत्रालयों का पूरा हुजूम है, उसमें इस वक्त नब्ज कहीं पर है तो वह गृह मंत्रालय में है और देश की कमान गृह मंत्री के पास है। अब इसके मतलब और मायने समझ सकते हैं तो समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।